अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एसिड क्या होता है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है और उससे हमारे पास कौन कौन से फर्दर हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। फिर हम देखेंगे बेस क्या होता है, किस तरह से इसके रिएक्शंस होते हैं और हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है। फिर हम देखेंगे सॉल्ट क्या होता है, किस तरह से बनता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। Acid, bases and salts are three distinct classes in which almost all the organic and inorganic compounds are classified. वो कह रहे हैं कि ये तीनों जो हैं ये ऐसी क्लासेस हैं जिनकी बेस पे जो है हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। अब हमारे पास एक फेमस साइंटिस्ट है जिसका नाम है जाबिर बिन हयान। उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले बनाया नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। लेवॉइसर नेम्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन सच एज carbon dioxide and sulfur oxide as acid which on dissolution in water gave acidic solution. अब जो एक और साइंटिस्ट था उसने कहा कि जब ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड आके अटैच होता है तो जब हम उस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें देता है एसिडिक सॉल्यूशन। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, सर हम्फ्री डेवी, डिस्कवर्ड दैट देयर आर सर्टेन एसिड्स विच आर विदाउट ऑक्सीजन। उसने हमें बताया कि बहुत से ऐसे होते हैं हमारे पास एसिड्स जो ऑक्सीजन के बगैर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है हाइड्रोक्लोराइड, इसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। डेवी प्रूव द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट of all acid. It was also discovered that all water soluble metallic oxide turn red litmus ब्लू। उसने कहा कि जितने भी वाटर सोलेबल मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, मतलब जितनी भी हमारे पास बेसिस होती हैं, वो क्या करती हैं कि जब हम एक लिटमस पेपर क्या होता है, हमें पीएच बताता है किसी भी चीज़ की कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो जब हम उस लिटमस पेपर को हम डालते हैं उस सोल्यूशन में, तो जब हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड होता है, मतलब कोई बेस हमने यूज़ की होती है, तो क्या होता है जो हमारा रेड कलर का लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। The word acid is derived from the Latin word acidus means sour. एसिडस का क्या मतलब होता है? सार, मतलब इसका टेस्ट होगा नमकीन होगा, इसलिए इसको कहते हैं सार। द फर्स्ट एसिड नॉन टू मैन वाज एसिटिक एसिड। सबसे पहले कौन सा एसिड हमें पता चला था, वो था डिस्कवर किया था एसिटिक एसिड। वो किसकी फॉर्म में था? विनेगर की फॉर्म में। वी ऑल हैव अ लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में भी एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या हेल्प करता है? फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। मतलब समटाइम्स क्या होता है कि हमारे स्टमक में जो है वो एसिडिटी हो जाती है। वो किस वजह से होती है कि एसिड की कंसंट्रेशन या एसिड की अमाउंट हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम एल्कलाइन मेडिसिन लेते हैं, लाइक जो बेस की तरह की होती है ना, वो हम लेते हैं। वो क्या करती हैं कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं और एक केमिकल, वो क्या कहती हैं, हार्मलेस केमिकल बना देती हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्ट। अब देन हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम देखेंगे एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एसिड का मैंने बताया कि सार टेस्ट होता है, कि नमकीन होती हैं। ये हमारे पास कहाँ से एसिड हम ले सकते हैं? लेमन जूस से, सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंजेस वगैरह से हम ले सकते हैं। इसका पीएच जब हमने चेक करना होता है, एसिडिक सोल्यूशन है तो हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं, वो होता है रेड। अगर बेसिक होगा तो वो ब्लू जो लिटमस पेपर है वो रेड ही रहेगा। बेसिक में क्या होता है कि जो लिटमस पेपर होता है वह ब्लू हो जाता है और एसिडिक में रेड हो जाता है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को बेसिक में डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, अगर एसिडिक में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। और एसिडिक जो से सोल्यूशंस होते हैं ये करोसिव होते हैं और क्या होता है कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो बेसिस होती हैं इनका बिटर टेस्ट होता है, ये स्लिपरी होती हैं, जिस तरह सोप है हमारे पास वो बेस से बनता है। फिर अगर हम इसमें हम डालते हैं लिटमस पेपर पीएच चेक करने के लिए तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। ये नॉन करोसिव होते हैं और इसमें हमारे पास क्या है कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं।
अब हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं एसिड और बेसिस के। डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है इन पे एक्सपेरिमेंट किया और हमें डिफरेंट एसिड और बेसिस के बारे में बताया। सबसे पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, अर्हीनियस के मुताबिक क्या है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। इसके मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जब हम उसको पानी में डालते हैं एसिड को तो हमें कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयंस। ये इन्होंने एक एग्जांपल हमें दी है कि हमने क्या किया कि जब हमने एक्वस सोल्यूशन में डाला हमने एसिड को तो क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन हमारे पास आ गया, हाइड्रोजन आयन आ गया और A नेगेटिव जो है वो दूसरा आयन नेगेटिव आयन जो है वो उससे सेपरेट हो गया। ऑन द अदर हैंड, अब वो कह रहे हैं कि बेस क्या है। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन आता है जब बेसिस को जो है हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक सिंपली क्या है कि बेस वो सब्सटेंस है जो जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस देती हैं एसिड, और बेसिस वो सब्सटेंस है जब हम उनको पानी में डालते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस देती हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स बता दी हैं एसिड कौन से होते हैं और बेसिस। एसिड वो होते हैं HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और बेसिस में हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कॉन्सेप्ट अर्हीनियस का ये क्यों फर्दर नहीं चल सका, इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या फ्लॉज थे या क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। अब वो कह रहे हैं कि अर्हीनियस ने कहा है दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। वो कह रहे हैं उसने तो सिर्फ हमें पानी में ही उसका बताया है कि वो ये देता है, उसके पानी के बगैर अगर हम उसको किसी और नॉन एक्वस मीडियम के साथ हम रिएक्ट करवाना चाहें, नॉन पोलर के साथ करवाना चाहें तो उसमें तो उसने इसका एक्सप्लेन ही नहीं किया, इसलिए जो है ये वाला कॉन्सेप्ट फर्दर नहीं चल सका। दूसरा इसमें क्या थी लिमिटेशन कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस रिस्पेक्टिवली। इट कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 एटसेट्रा विच आर एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं इन्होंने सिर्फ उस कंपाउंड्स का बताया जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस कंटेन करती हैं, बाकियों का तो इन्होंने कोई हमें कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं, इसलिए जो है ये जो कॉन्सेप्ट था ये फर्दर नहीं चल सका। नेक्स्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। उसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। उसने जो है प्रोटॉन्स की बेस पे इनको डिफाइन किया है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, द दानिश केमिस्ट Bronsted and the English chemist Lowry independently presented their theories of acids and bases based on प्रोटॉन ट्रांसफर। उसने क्या कहा, उसने प्रोटॉन ट्रांसफर की बेस पे इंडिपेंडेंटली जो है थ्योरी दोनों ने अलग अलग प्रेजेंट की और उसको हमने कह दिया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, मतलब दोनों साइंटिस्ट के नाम पे ही हमने उस थ्योरी को रख दिया। अब उनके अकॉर्डिंग क्या था, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। वो कह रहे हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है जो अपना प्रोटॉन जो है वो दूसरी सब्सटेंस को दे देती है, और बेस वो सब्सटेंस होती है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। ठीक है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो हमारे पास हो जाएगा बेस, और जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है अपना वो हो जाएगा एसिड। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं हमारे पास। उन्होंने क्या किया कि एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाया, NH4 पॉजिटिव हमारे पास हो गया कि ये जो था बेस था इसने एक्सेप्ट कर लिया प्रोटॉन, और इसने जो है अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया, तो वो हमारे पास बेस है और वो हमारे पास एसिड है। इसी तरह अब हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। वो कह रहे हैं कि कॉन्जुगेट एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन बेस से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बेस है और ये हमारे पास एसिड है। अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास बना, उसने क्या किया कि बेस से एक हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। और जो कॉन्जुगेट बेस हमारे पास यहाँ पे बना वो एसिड से बेस बना। ठीक है, एसिड जब अपना लूज कर देगा तो क्या होगा,
कि वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ये वाली थ्योरी थी किसकी बेस पे? प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की बेस पे। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या हमारे पास लिमिटेशन थी, ये फर्दर क्यों नहीं ये वाली थ्योरी चल सकी। इसमें क्या देखा गया, कुछ सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो एज एसिड एक्ट करती हैं लेकिन वो अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट नहीं करती, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई है SO3 की। ठीक है, इसलिए ये फर्दर जो है ये थ्योरी नहीं चल सकी। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव्स एज अ एसिड बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो कह रहे हैं कुछ बेस इस तरह की होती हैं जो वो होती तो बेसिस हैं लेकिन वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए जो है फर्दर ये भी जो है आगे जाके ये कॉन्सेप्ट जो है ये फ्लॉप हो गया और ये नहीं चल सका। देन हमारे पास एक न्यू साइंटिस्ट आया, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए एसिड और बेसिस पे, और उसने अब देखते हैं हमें क्या बताया, वो है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। The Arrhenius and Bronsted-Lowry concepts of acid and bases are limited to substance which contain proton। वो कह रहे हैं कि उनके जो पिछले वालों के कॉन्सेप्ट थे वो बेस करते थे प्रोटॉन वगैरह पे। अब लुईस ने क्या कहा, इसने कहा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया, इसने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है which can accept a pair of electrons while a base is a substance which can donate a pair of electrons। इसने किया इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे इनको आइडेंटिफाई। उसने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन्स को। ठीक है, ये हमारे पास आ गया BF3 एसिड आ गया और NH3 जो है ये हमारे पास बेस है। अब जो बेस है उसके पास जो है वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके, ठीक है, ऑक्टेट में उसके पास वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स थे 2। वो क्या करेगा, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो BF3 को दे देगा और एक पेयर बना लेगा उसके साथ। इस तरह से बेस और एसिड आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के थ्रू कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और एक दूसरे के साथ वो ज्वाइन कर देंगे। ये है हमारे पास लुईस कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो एसिड है उसने उसके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिए और जो बेस है उसने डोनेट कर दिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब हम एडक्ट किसको कहते हैं? एडक्ट हमारे पास होता है वो सब्सटेंस, वो प्रोडक्ट जो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनती है, एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसको हम कह देते हैं एडक्ट। ठीक है, और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं? Molecules in which the central atom has incomplete octet, for example in BF3, AlCl3, the central atom have only 6 electrons around them, therefore these can accept an electron। वो यही कह रहे हैं कि जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब मैंने आपको बताया 8 इलेक्ट्रॉन्स होना एक वैलेंस शेल में। अब वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसमें क्या है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको 2 और चाहिए, इसलिए वो साथ वाले के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सिंपल कैटाइंस कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स। ऑल कैटाइंस एक्ट एज लुईस एसिड्स सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। वो कह रहे हैं जितने भी जो होते हैं ना ये एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ये एक्ट करते हैं एज अ लुईस एसिड, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। A very little tendency to accept electrons, while the cations like H positive, Ag positive ions etc. have a greater electron accepting tendency, therefore act as Lewis acid। यहाँ पे भी उन्होंने वही बात की है कि जो उनसे होते हैं हमारे पास कैटाइंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। न्यूट्रल स्पीशीज, अब हम देखेंगे कि लुईस बेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। Neutral species having at least one lone pair of electrons, for example ammonia, amines, alcohol, etc., acts as Lewis bases because they contain a lone pair of electrons। वो कह रहे हैं जो हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं उन पे क्या होते हैं, 2 पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। जब उनके पास एक्स्ट्रा पेयर होंगे तो वो क्या करेंगे, वो साथ वाले को डोनेट कर देंगे। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस, वो कह रहे हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो होते हैं हमारे पास लुईस बेसिस। It may be noted that all Bronsted bases are also Lewis bases। कह रहे हैं जितने भी Bronsted bases होती हैं ना, जो पिछला कॉन्सेप्ट था वो सारी Lewis bases होती हैं, बट जितनी भी Bronsted acids होते हैं ना वो Lewis bases नहीं होती। फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, अब हम देख रहे हैं एसिड्स की
कि एसिड हमारे पास उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं जब हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ, हम रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है और एक सॉल्ट बन जाता है जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स के साथ। जब हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और क्या होगा, हमारे पास वाटर इसमें बनेगा। और जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड का बेस के साथ तो ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, हमारे पास इसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। और जब हम एसिड्स को रिएक्ट करवाएंगे सल्फाइड्स और बायसल्फाइड्स के साथ तो इसमें क्या होगा, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी, एक सॉल्ट बनेगा और वाटर इसमें हमारे पास बनेगा। और जब हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे सल्फाइड्स के साथ तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सल्फाइड गैस जो है वो लिबरेट होगी और हमारे पास एक सॉल्ट बन जाएगा। अब हम देखेंगे एसिड के यूजेस कि एसिड हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। एसिड हमारे पास फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है, फिर उसके बाद पेंट्स में यूज़ होता है, डाइज में, ड्रग्स में, एक्सप्लोसिव्स वगैरह में यूज़ होता है, और नाइट्रिक एसिड जो है ये यूज़ हो रहा है फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, ये हमारे पास क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। बेंजोइक एसिड जो है ये फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। एसिटिक एसिड जो है ये फ्लेवरिंग और फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। और अगर कोई हमें मक्खी वगैरह कोई काट जाती है तो उसमें भी जो है हम एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं हमारे पास जो हमें फ्रूट्स वगैरह से मिलते हैं या फिर हमें किसी भी बीज या एंड्स वगैरह से मिलते हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन है। जो हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होते हैं वो सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं। अब हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे बेसिस की, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले हमने रिएक्शन करवाया है एसिड के साथ। हमने पहले भी ये पढ़ा कि जब एसिड से करवाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि पीएच जो है वो 7 हो जाएगी और इसमें हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है और वाटर। फिर जब हम रिएक्ट करवाएंगे बेसिस को एमोनियम सॉल्ट्स के साथ तो इसमें क्या होगा, एमोनिया गैस जो है वो इवॉल्व होगी और हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा। जब हम प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स हम करवाते हैं, हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन करवाते हैं जब हम, तो इसमें हमारे पास क्या बनता है, इसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट बनता है, हैवी सॉल्ट बनता है और साथ में एक हमारे पास प्रेसिपिटेट आ जाता है उसका। अब हमने यूजेस देखने हैं, ये क्या होता है, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास बेसिस यूज़ होती हैं, ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होती हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। जब हमारी रेंज जो है वो एसिडिक होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस को यूज़ किया जाता है। हम इसको बैटरीज वगैरह में यूज़ करते हैं अपनी। फिर उसके बाद जो है स्टमक की जो एसिडिटी होती है उसको रिलीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग किस में यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह में यूज़ करते हैं इसको। और हम यूज़ करते हैं ग्रीस चेंज फ्रॉम क्लोथ्स, हमारे क्लोथ्स पे जो सा घी वगैरह का निशान लग जाता है उसको भी हम जो है बेस के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सॉल्ट्स। अब हम देखेंगे सॉल्ट किस तरह से बनता है। ये हमने पहले भी देखा कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। इसमें क्या होते हैं, हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। वो कह रहे हैं जो कैटाइन, वो जो कैटाइंस हैं वो हमारे पास बेस से आते हैं, इसलिए उनको बेसिक रेडिकल्स कह देते हैं। जो एनाइंस हैं वो हमारे पास आते हैं एसिड से, इसलिए उनको एसिड रेडिकल्स बोल देते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें बताया है कि सॉल्ट का नेम किस तरह से रखा जाता है। मेटल मतलब बेस और एसिड के नाम को मिला के जो सा है वो सॉल्ट का नेम रखते हैं। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं सॉल्ट की, कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। इनका जो है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉल्ट में क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है
क्रिस्टल की शेप के लिए। फिर उसके बाद क्या है कि सॉल्ट्स जो हैं ये हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं और इनके पास जो है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज नहीं होते। आयंस जो हैं वो इनके इक्वल नहीं होते, लेकिन जो चार्जेस हैं वो इनके इक्वल होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम सॉल्ट्स को किस तरह से बना सकते हैं, इसकी प्रेपरेशन देखेंगे। सॉल्ट्स जो हैं वो कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। द मेथड यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स आर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हम उसकी बेस पे हम प्रेपरेशन का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे कि वाटर सॉल्युबल हैं या वाटर इनसॉल्युबल हैं। जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, जनरल मेथड हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं कि उस एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बन जाता है। या फिर एसिड और मेटल को हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि सॉल्ट बन जाएगा। या फिर एसिड और एसिड और कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे तब हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। फिर अब देखेंगे कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स किस तरह से बनते हैं। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है ना, इसमें भी सबसे पहले जो है हम जो सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं फिर उनका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसमें क्या किया हमने, इन दिस मेथड यूजली सोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड। इसमें हम मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स के सोल्यूशन होते हैं उनको हम मिक्स कर देते हैं, उसमें जो है वो रिएक्शंस होते हैं आपस में, तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, वो हमारे पास होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब हमने देखना है कि हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं सॉल्ट्स की। एक होता है नॉर्मल सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है जिसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, बेसिक सॉल्ट जिसकी बेसिस से ज़्यादा होगी, डबल सॉल्ट जिसमें 2 होंगे, मिक्स जिसमें 2 से भी ज़्यादा होंगे, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स मिक्स होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट होती है एच पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड की बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन, इज कॉल्ड नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। इनको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, मतलब इनकी जो पीएच है वो 7 है। एसिडिक सॉल्ट्स में क्या होता है, हमारे पास दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड पार्शियल, इसमें रिप्लेसमेंट होती है पॉजिटिव की ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन। ऊपर क्या था कि कंप्लीटली वो हो रहे थे, रिप्लेस हो रहे थे उसके साथ पॉजिटिव आयन के साथ, अब नीचे जो है पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही है। अब हमने पढ़ा कि एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है कि ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। बेसिक सॉल्ट्स में हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है इसमें बेस और एसिड की। फिर उसके बाद डबल सॉल्ट्स में क्या होता है, ये किस तरह से बनते हैं, इसमें होता है कि 2 नॉर्मल सॉल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब 2 नॉर्मल सॉल्ट्स जो से हैं आपस में एक क्रिस्टल बनाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है डबल सॉल्ट्स। मिक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, इसमें होता है कि एक हमारे पास बेसिक रेडिकल होता है और एक होता है एसिडिक रेडिकल। मतलब एसिड और बेस जो हैं ये दोनों मिक्स जब हम इन सॉल्ट्स को करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स को, तो हमारे पास आ जाते हैं मिक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन से होते हैं, ये क्या करते हैं जब हम इनको पानी में डालते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, सिंपल कैटाइन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन और वाइस वर्सा। या तो ये हमें देंगे कॉम्प्लेक्स कैटाइन दे देंगे या कॉम्प्लेक्स एनाइन दे देंगे या सिंपल कैटाइन दे देंगे या सिंपल एनाइन दे देंगे। ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। अब हम देखेंगे कि इसके यूजेस, हम सॉल्ट्स को यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। सॉल्ट हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एज अ टेबल सॉल्ट जो सा है वो हमारी कुकिंग पर्पसेस में यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट को यूज़ करते हैं डी आइसिंग करने के लिए रोड्स को। फिर उसके बाद जो है ये ग्लास, डिटर्जेंट्स, पल्प, मैटर, जितने भी केमिकल वगैरह हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो है डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस वगैरह में हम सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं, वाटर की सॉफ्टनिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, कॉस्टिक सोडा वगैरह के तौर पे यूज़ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डिटर्जेंट्स के तौर पे, प्लास्टिक केमिकल्स वगैरह के तौर पे इसको यूज़ करते हैं हम, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं हम, मतलब इसके बहुत सारे यूज़ हैं सॉल्ट्स के। हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमने कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस कोई इस तरह की चीज़ बनानी है, लाइक स्टैचूज वगैरह जो हम बनाते हैं, डमीज वगैरह बनाते हैं, उन सब में भी ये सॉल्ट जो है वो यूज़ होता है। ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा कि एसिड क्या होता है, किस तरह से बनता है, उसका यूज़ क्या है, उसके रिएक्शंस क्या हैं। फिर हमने पढ़ा बेसिस क्या होती हैं, उनके यूज़ क्या हैं, उनका रिएक्शन क्या है।
फिर हमने उसके बाद देखा सॉल्ट्स किस तरह से बनते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। थैंक यू।